हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। हम चर्चा कर रहे हैं गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो हमारे गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सोडियम वेपर लैंप और जो मेरा दूसरा होता है उसे हम कहते हैं मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो हम सोडियम वेपर लैंप के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मर्करी वेपर लैंप के बारे में। तो जो मेरा मर्करी वेपर लैंप है वो दो प्रकार का होता है। आपका हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है और एक आपका लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। अब जो मेरा हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है वो तीन प्रकार का होता है, MA लैंप यानी कि मर्करी आर्गन लैंप, और जो मेरा दूसरा होता है उसे कहते हैं MAT यानी कि मर्करी आर्गन टंगस्टन लैंप, और जो मेरा तीसरा होता है उसे हम कहते हैं MV लैंप यानी कि मर्करी वेपर लैंप। एक बात आप याद रखिएगा कि जो मेरा मर्करी वेपर लैंप होता है वह हाई प्रेशर में आता है और आपका एक लो प्रेशर में आता है। तो जो आपका हाई प्रेशर में मर्करी वेपर लैंप आता है वो तीन प्रकार का, मर्करी आर्गन लैंप, मर्करी टंगस्टन लैंप और मर्करी वेपर लैंप। आज हम चर्चा कर रहे हैं मर्करी आर्गन लैंप के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्करी आर्गन लैंप का यहाँ पर आकृति बना हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपकी दो चीज़ की तैयारी हो जाएगी। यहाँ से एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी आपके टेट थ्योरी की, और आपकी दूसरी तैयारी हो जाएगी यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग की। यानी कि आप इस आकृति को बढ़िया से समझ लेते हैं तो यहाँ पर एक जो आपका थ्योरी है वो आपका कंप्लीट हो गया, और थ्योरी के साथ साथ जो आपका ड्राइंग है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया मर्करी आर्गन लैंप। तो हम चर्चा करते हैं मर्करी आर्गन लैंप की संरचना कैसे होती है। यहाँ पर आप दिए गए बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तो इसके बारे में आप जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं मर्करी आर्गन लैंप में। तो जो मेरा मर्करी आर्गन लैंप होता है, इस मर्करी आर्गन लैंप में आपके दो कांच के ट्यूब होते हैं। कितने कांच के ट्यूब होते हैं? दो आपके कांच के ट्यूब होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरा पहला कांच का ट्यूब है। क्या मेरा पहला कांच का ट्यूब है? तो आपको ये लिखना होगा या आपको जानना होगा कि हमारे मर्करी आर्गन वेपर लैंप में कांच के कितने ट्यूब होते हैं। तो हमारे मर्करी आर्गन लैंप में कांच के दो ट्यूब होते हैं। जो मेरा पहला ट्यूब होता है उसे हम लोग कहते हैं कठोर कांच का ट्यूब। तो जो मेरा पहला ट्यूब होगा उसे क्या कहेंगे? कठोर कांच का हम लोग ट्यूब कहते हैं। अब इस कांच के ट्यूब के बाद अंदर एक और ट्यूब होता है कांच का। क्या है? तो इस ट्यूब के बाद अंदर आप देख रहे हैं कि एक और कांच का ट्यूब है। क्या है? इसके अंदर एक और कांच का ट्यूब है। अब इन दोनों कांच के ट्यूबों के बीच में जो खाली जगह है, जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या होगा? खाली जगह में हवा होगा। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस खाली जगह से हम लोग हवा को निकाल करके इस खाली स्थान को हम क्या करते हैं? निर्वात करते हैं, वैक्यूम बना देते हैं। जिस स्थान से हम लोग हवा को निकाल देते हैं उस स्थान को हम लोग निर्वात करते हैं, हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो मेरा पहला कांच का टुकड़ा हो गया, मेरा पहला कांच का ट्यूब हो गया। पहले कांच के ट्यूब के बाद उसके अंदर एक दूसरा कांच का ट्यूब है, और इन दोनों कांच के ट्यूबों का बीच का जो हवा होगा उस हवा को हमने निकाल कर क्या किया है? इस लैंप को, लैंप के जो ये जो भाग है, भाग हमने क्या कर दिया? इस भाग को हमने निर्वात कर दिया है। क्लियर? अब इसके अंदर जो मेरा दूसरा कांच का ट्यूब है, इस दूसरे कांच के ट्यूब के अंदर हमने क्या कर रखा है? पारा। पारा यानी कि मरकरी, यानी कि मरकरी का वाष्प है। वाष्प हम लोग कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं? वेपर यानी कि मरकरी का छोटा छोटा दाना। क्लियर? तो इसके अंदर जो मेरा दूसरा जो कांच का ट्यूब है, इस दूसरे कांच के ट्यूब के अंदर मरकरी का वेपर है, और वेपर के साथ साथ इसके अंदर कौन सा गैस है? तो इसके अंदर आपका आर्गन गैस है। कौन सा गैस है आपका? तो आर्गन गैस है। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि मरकरी आर्गन लैंप में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो मरकरी आर्गन गैस के पहले ट्यूब में यानी कि आंतरिक ट्यूब में, ये तो एक तरह हो गया बाहरी ट्यूब, दूसरा हो गया मेरा आंतरिक ट्यूब, यानी कि मरकरी आर्गन लैंप के आंतरिक ट्यूब में मरकरी के वेपर और आर्गन गैस का मिश्रण होता है। जबकि बाहरी ट्यूब यानी कि जो मेरा बाहरी ट्यूब है, तो मरकरी आर्गन लैंप के बाहरी ट्यूब जो होता है, तो बाहरी ट्यूब के अंदर का जो जगह होता है वो जगह कैसा होता है? निर्वात होता है। और आंतरिक ट्यूब के अंदर मरकरी के वेपर और आर्गन गैस भरे होते हैं। बात समझ में आ गई? उसके साथ साथ इस हमारे आंतरिक, हमारा जो आंतरिक आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मेरा आंतरिक ट्यूब होगा, इस आंतरिक ट्यूब के अंदर यहाँ पर देखिए आपके इलेक्ट्रोड लगे। क्या लगे हैं आपके? ये इलेक्ट्रोड हैं। तो यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रोड लगे हैं। इन 3 इलेक्ट्रोडों में यहाँ पे आप जो मेरा देख रहे हैं पहला इलेक्ट्रोड या मेरा दूसरा, यानी कि मेरे जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों के दोनों मेरे इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड है। क्या है आपके? ये मुख्य इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो आप 3 नंबर में जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर जो आप गोल गोल देख रहे हैं, यह मेरा उच्च प्रतिरोध है। क्या है? उच्च
प्रतिरोध है। अब यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड होता किसका है, तो यह इलेक्ट्रोड जो है मेरा टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इतना बात याद रखिएगा कि जितने भी यानी कि अधिकतर जो हमारे लैंप आते हैं, उस लैंप में जो फिलामेंट होता है या इलेक्ट्रोड होता है वो अधिकतर टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरे इलेक्ट्रोड हैं यह टंगस्टन के हैं। बात समझना कि किसका है, ये टंगस्टन का है। अब टंगस्टन का है और इसके अंदर आपके मरकरी के वेपर भरे गए हैं, आर्गन गैस भरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे, तो मरकरी या आर्गन का कोई इफेक्ट हमारे टंगस्टन के ऊपर ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के ऊपर कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट, यानी कि हम लोग टंगस्टन के ऊपर कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट का हम लोग क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग लेप चढ़ा देते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि मरकरी आर्गन लैंप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है या किस चीज का बना होता है, तो जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है मरकरी आर्गन लैंप का, वो इलेक्ट्रोड कॉपर का बना होता है और उसके ऊपर कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट का लेप चढ़ा होता है। अब यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि जो मेरा मरकरी आर्गन लैंप हो गया, इस लैंप को चलाने के लिए हमें 230 वोल्ट यानी कि 200 वोल्ट से प्लस, 200 वोल्ट से प्लस हमें क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। कि यहाँ पर हमें 230 वोल्ट या 220 वोल्ट की हमें सप्लाई चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई, यहाँ पर हम एसी इन करते हैं। सप्लाई एसी इन करने के बाद यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर के साथ में यहाँ पर आपका चौक लगा है। क्या लगा है आपका जी, तो यहाँ पे आपका एक चौक लगा है और यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा है। तो जब यहाँ पर हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ पर इन करते हैं, तो मेरा चौक क्या करता है कि चौक मेरा शुरुआती दौर में वोल्टेज के वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता है। क्या करता है, वोल्टेज के वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद यह जो सप्लाई है यह इसके माध्यम से, यानी कि यह जो सप्लाई है इस वायर के माध्यम से जाती है हमारे किसके अंदर, हमारे मुख्य इलेक्ट्रोड में जाती है और मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ साथ हमारे इस उच्च प्रतिरोध में जाती है और उच्च प्रतिरोध में जाने के बाद जाती है कहाँ पर, तो जाती है हमारी स्टार्टिंग प्रतिरोध में। कहाँ जाती है, सॉरी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड में जाती है। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, ऑटोमेटिक जो मेरा प्रेस होता है, ऑटोमेटिक जो मेरा प्रेस आयरन होता है, टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक होने पर या उसका जो टेम्परेचर जो सीमित है, उसके सीमित टेम्परेचर से जैसे ही प्रेस का टेम्परेचर अधिक होता है तो उसके अंदर का जो ऑटो कट लगा होता है क्या करता है, उस प्रेस को ऑटो कट कर देता है, उस प्रेस की सप्लाई को काट देता है। तो सेम फंक्शन यहाँ भी होता है, सेम फंक्शन यहाँ भी होता है। तो स्टार्टिंग में ये जो मेरा इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो मेरा प्रारंभिक इलेक्ट्रोड है और ये मुख्य इलेक्ट्रोड है, ये दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड यानी कि आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, सटे होते हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड में जब यहाँ पर सप्लाई जाता है तो जाने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में सटते हैं और हटते हैं। क्या होते हैं, आपस में सटते हैं और हटते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड आपस में सटते हैं और हटते हैं। तो सटने और हटने के क्रम में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में यहाँ पर सटे हैं नहीं, तो जब हम इलेक्ट्रोड को यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड को सटाएंगे नहीं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, स्पार्किंग उत्पन्न होगी। जैसा आप देखे होंगे जब हम लोग ज्वाइंट लगाते हैं, यदि हमारा ज्वाइंट ढीला होगा, टाइट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ढीले ज्वाइंट के पास से क्या होता है, जब विद्युत धारा को प्रवाहित करा जाता है तो ढीले ज्वाइंट पर या जहाँ पर कम तगड़ा ज्वाइंट होता है वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पर मुख्य इलेक्ट्रोड और आपके स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। तो जब स्पार्किंग उत्पन्न होती है तो स्पार्किंग उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर जो आपके सोडियम वेपर, इसके अंदर जो आपके गैस है, गैस का मतलब क्या हो गया, आपका आर्गन गैस हो गया, आपका मरकरी गैस हो गया। तो जो मेरा आर्गन गैस और मरकरी गैस है, इन दोनों गैसों पर क्या होता है, इन दोनों गैसों में आपकी गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये है कि इसके अंदर के जितने भी इसके अंदर के जितने भी आपके आर्गन के या मरकरी के जो आपके दाने हैं, जो आपके वेपर हैं, इनमें से विद्युत सप्लाई का प्रवाह होने लगता है। जैसे यहाँ पर स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपकी इस गैस में कूद जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारे गैस में कूद जाते हैं तो हमारे गैस के अंदर जो है कि गैस डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस गैस में क्या होते हैं, इस गैस में आपका अपना जो मार्ग है वो चालू करते हैं। इस गैस के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो घूमना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन इस गैस के अंदर घूमना चालू करते हैं तो घूमने के फलस्वरूप उनके बीच में टकराव होता है। टकराव होने के फलस्वरूप जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन
फोटॉन कमने लगते हैं और जो मेरा यह सोडियम वेपर लैंप है यह प्रकाश देने लगता है। अब चर्चा करते हैं कि सोडियम वेपर लैंप है यह पूर्णतः प्रकाशित होने में, यानी कि यहाँ पर जब दोनों स्टार्टर जब आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करेंगे, स्पार्क करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके किसके अंदर, हमारे इलेक्ट्रॉन है वेपर के अंदर क्या करेंगे, वेपर के अंदर क्या करेंगे, गमन करेंगे, गति करेंगे। और जब गति करेंगे तो गति करने के फलस्वरूप उनको प्रकाश देने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। यानी कि जो हमारा सोडियम वेपर लैंप होता है, इस लैंप को प्रकाशित होने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि मेरा सोडियम वेपर लैंप 3 से 4 मिनट में क्या होगा, 3 से 4 मिनट में मेरा सोडियम वेपर लैंप स्टार्ट होगा। अब चर्चा करते हैं कि मेरा जो सोडियम वेपर लैंप होता है, यह सोडियम वेपर लैंप 200 वाट से लेकर के 400 वाट तक बनाया जाता है। तो जो मेरे 200 वाट के सोडियम वेपर लैंप होते हैं उसमें हम लोग 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाते हैं, और जो मेरे 400 वाट के सोडियम वेपर लैंप होते हैं इसमें हम लोग 33 माइक्रोफैराड का करते हैं, 33 माइक्रोफैराड का हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड और 33 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर चर्चा करें कि हमारे इस लैंप के अंदर यहाँ पर कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे लैंप के अंदर कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पर हम चौक लगाते हैं तो चौक का काम क्या होता है कि स्टार्टिंग में वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा देना, और जैसे ही मेरा यह लैंप स्टार्ट हो जाए तो वोल्टेज क्या कर देना, वोल्टेज के वैल्यू को सिंपल यानी कि 230 वोल्ट के समथिंग या जितना चाहिए उतना समथिंग कर देना। तब होता है क्या है कि यहाँ पर जब चौक लगा तो चौक लगाने के कारण होता यह है कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो प्रभावित होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर मेरा प्रभावित होता है, पावर फैक्टर में कुछ ना कुछ कमी बेसी आ जाती है। तो पावर फैक्टर को ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को ठीक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस लैंप के साथ साथ क्या करते हैं, एक कंडेंसर को जोड़ देते हैं। आप कंडेंसर में आसानी समझ सकते हैं, यहाँ पर हम एक फेज वायर ले लेंगे, दूसरा हम न्यूट्रल वायर ले लेंगे। फेज और न्यूट्रल दोनों वायर के समानांतर क्रम में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडेंसर लगा देंगे। कंडेंसर के बाद हम लोग एक चौक लगा देंगे, और चौक के बाद जो आपके 2 वायर होंगे, आप 2 वायर यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कैप, क्या कहते हैं कैप। ये जो मेरा कैप होता है, यह कैप या तो एल्युमिनियम का बना होगा या तो मेरा कैप ये कॉपर का बना होगा। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, कैप कहेंगे, या कैप मेरा एल्युमिनियम का होगा या कॉपर का होगा। अब देखिएगा ये जो मेरा कैप होता है 2 प्रकार का होता है। कैप होता है मेरा ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है कौन सा, स्क्रू कैप। कौन सा होता है, एक मेरा होता है स्क्रू कैप, और दूसरा जो मेरा होता है गोलीय कैप। यानी कि जो मेरा दूसरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कैप आपका उस कैप को हम कहते हैं बायोनेट कैप। तो जो मेरा ये कैप होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है बायोनेट कैप और दूसरा मेरा होता है गोलीय एडिशन स्क्रू कैप। तो यहाँ पर जो हम लोग कैप का यूज करते हैं वो मेरा कौन सा कैप है, वो मेरा स्क्रू कैप। कौन सा है, स्क्रू कैप। क्लियर, ये कौन सा है, मेरा स्क्रू कैप है। और जो मेरा कैप होगा किसका बना होगा, या कैप मेरा कॉपर या एल्युमिनियम का बना होगा। इसके ऊपर चूड़ी कसी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जो यह जो मेरा लैंप होगा इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग होल्डर के अंदर गोल गोल घुमा करके कस देते हैं। अब आगे बात की इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये जो मेरा लैंप है इस लैंप का उपयोग हम लोग पार्क इत्यादि में करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग कभी भी किसी उद्योग या कारखाने में नहीं करते हैं। उद्योग कारखाने में इसका उपयोग हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस लैंप का जो प्रकाश होता है, इसके प्रकाश में कोई यदि वस्तु घूमती है, सीधा घूमती है, तो इसके प्रकाश में घूमती हुई वस्तु सीधा हमें क्या दिखाई देती है, उल्टा दिखाई देती है। यानी कि इस लैंप का जो प्रकाश होता है, इस लैंप के प्रकाश में हर घूमने वाली सीधी वस्तु हमें क्या दिखाई दी, कि हमें उल्टा दिखाई देते हैं, उल्टा प्रतीत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रकाश में कभी भी कोई बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस लैंप का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस लैंप का उपयोग हम लोग पार्क इत्यादि में करते हैं, कभी भी इस लैंप का उपयोग हम लोग उद्योग में नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। अब चर्चा कर लेते हैं कि इस लैंप का जो आयु है वो कितना होगा। तो इस लैंप का जो कार्यकालिक आयु होता है वह 35,000 घंटा का समथिंग होता है। और बात कर लेते हैं इसके प्रकाश की, तो इसकी जो प्रकाश होती है वह 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट की होती है। यानी कि 1 वाट सप्लाई खर्च करेगा तो 30 से 40 ल्यूमेन प्रकाश हमें यह देगा। तो आज तो हम जान गए किसके बारे में, तो आज हम जान गए मरकरी वेपर लैंप के बारे में। यह जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को आप बढ़िया से देख लीजिएगा और इसे आप लोग क्या कीजिएगा, पेज में बना लीजिएगा। बनाएंगे तो 2 फायदा होगा। तो यहाँ पे एक आपका जो है कि ड्राइंग का तैयारी होगा, और ड्राइंग के साथ साथ यहाँ जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको MAT यानी कि मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप के बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।